एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा एंड देन इंडियन हिस्ट्री वुड बी डन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। क्या क्या देखने वाले हैं? घटना, कारण, महत्व क्या था इसका, परिणाम क्या निकला, प्रभाव क्या हुआ, इसकी प्रकृति कैसी थी, क्रांति की क्या योजना थी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए 1857 की क्रांति के देखिए कारण क्या क्या हैं। ऑब्वियसली देखो, ये क्रांति जो है वो किसी एक चीज़ की वजह से नहीं हुई थी कि मंगल पांडे की बस एक इंसिडेंट की वजह से हो गई, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। तो इसको हम अलग अलग कारण के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि कुछ हो गए अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो गए, है ना, कुछ अपने पास राजनीतिक कारण हो गए, कुछ प्रशासनिक कारण हो गए, कुछ धार्मिक कारण हो गए। तो अलग अलग कारण की वजह से 1857 की क्रांति हुई। अगर हम राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल कॉजेस की बात करें तो जो वेलेस्ली था यानी कि जो वेलेस्ली था उसकी आ गई थी एक वेलेस्ली की सहायक संधि। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। फिर डेलहाउजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं। फिर मुगल बादशाह की उपाधि छीन ली गई, पेशवा की पेंशन बंद कर दी। तो ये जो सब चीज़ें थी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के जो घर था या उनका जो पूरा राज्य था वो छीनने की कोशिश करी। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था कि अब आप जो है वो कोई मालिक नहीं हो, अब सब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। तो इस तरीके से। और वेलेस्ली की सहायक नीति क्या थी कि भाई हम आपके साथ हैं, आप अपनी सेना खुद नहीं रख सकते हो, सब कुछ मीन्स जो मेन जो काम था वो तो ब्रिटिशर्स अपने पास ले लेते थे और जो काम करना होता था वो जो जनता को दे देते थे। तो इसकी वजह से वेलेस्ली सहायक संधि से भी लोग जो थे वो खुश नहीं थे। ये बस नाम में थे, एक्चुअली में कोई सहायता नहीं थी। अगर हम कुछ प्रशासनिक कारण की बात करें यानी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बहुत सारे हैं, जैसे कि परंपरागत अभिजात वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी कि जो स्पेशल जो राइट्स मिले हुए थे वो ही ख़त्म कर दिए। फिर 1856 के अंदर अवध एक मुश्त बंदोबस्त द्वारा जमींदारों की ज़मीन जब्त कर ली गई। तो इसके ये एक लेके आए, ये बंदोबस्त लेकर आए जिसके द्वारा क्या करी, जमींदारों की ज़मीन ही ले ली। नई प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी नगण्य भी इस व्यवस्था में भी होता था, यानी कि मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर इंडियंस को कोई पार्टी नहीं है, इंडियंस का कोई बोल ही नहीं है, कोई उनका से ही नहीं है। तो ये सब भी रीजंस होते थे या थे। सामाजिक व धार्मिक कारण की बात करें तो नस्लीय भेदभाव, आप गोरे हो आप काले हो, ईसाई धर्म को ये प्रचार प्रसार करते थे। 1813 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने ये करने की कोशिश की थी। सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, जैसे कि देखो ऑब्वियसली सती प्रथा वॉज बैड, विधवा पूर्ण विवाह होना चाहिए, दास प्रथा वॉज बैड, लेकिन उस टाइम पे तो लोगों को यही लगेगा ना कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये लगा। रीति रिवाजों में जो हस्तक्षेप था तो ये भी बुरा लगा लोगों को। 1850 के अंदर एक आ गई धार्मिक अयोग्यता निधन अधिनियम। इसमें एक क्या था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था, यानी कि अगर आपने अपना धर्म चेंज भी किया है तो भी आपको जो पेरेंटल राइट्स हैं यानी कि जो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको हक मिलेगा। अब धर्म उस टाइम पे, आज आप देख लो धर्म के लिए आज क्या क्या हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आप देख रहे हो कि चल रहा है और हम तो खुद बीकानेर पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखो जैसलमेर के अंदर क्या हो रहा है। तो आज भी जो चीज़ है, जो धर्म है, वो इतनी बड़ी चीज़ होती है आज जब कि इतनी मॉडर्निटी है। और उस टाइम पे 1850 की आप बात कर रहे हो, यानी कि करीब करीब पौने 200 साल पहले की बात कर रहे हो। तो उस टाइम पे आप ने किसी ने अपने धर्म चेंज करा और उसको पैतृक संपत्ति से वंचित ही नहीं किया जाएगा। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट भी कम था और लोगों के लिए धर्म ही सब कुछ होता है उस टाइम पे भी, और आज भी बहुत लोगों के लिए धर्म ही सब कुछ है। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या थे? कृषि जो थे वो दुखी थे, किसान दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनके जो भू का राजस्व था यानी कि जो टैक्स था वो बढ़ा दिया। नकदी फसलों को बढ़ावा है, यानी कि जो कैश क्रॉप्स होते हैं वो आप प्रोड्यूस करो। खाद्यान्न फसलें नहीं ग्रो करनी। अब खाद्यान्न फसलें बहुत ज़रूरी होती थी क्योंकि उस टाइम पे मेन एम होता था कि आपके घर का खाना पीना चले। अकाल पड़ जाते थे तो किसान दुखी थे। उद्योग की बात करें, मजदूरों की बात करें तो कुटीर उद्योग धंधे समाप्त कर दिए गए, छोटे छोटे जो लोग काम करते थे उसको आपने ख़त्म कर दिया।
कच्चे माल पर कब्जा कर लिया, रॉ मटेरियल पर आपने कब्जा कर लिया, तो उस टाइम पे आपका मतलब है ब्रिटिशर्स ने। व्यापारों की बात करें, प्रतिकूल व्यापारिक नीतियों के कारण भारतीय व्यापार वाणिज्य नष्ट हो गया। यानी कि इन्होंने, इनकी जो टैक्टिक्स थी वो इस तरीके से थी कि आप सिर्फ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल रहोगे एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स रहोगे, है ना। और इस तरीके की जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं सब लोगों पर भारी पड़ रही थी और लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। सैनिक कारण, अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ पद व वेतन वेतन के मामले में भेदभाव करते थे। यानी कि जो अंग्रेज हैं उनका तो वेतन बढ़ा देते थे और जो भारतीय होते थे उनका वेतन बढ़ाते नहीं थे। तो वेतन तो चाहिए, वेतन नहीं मिलेगा तो लोग कैसे जिएंगे। तो इन्होंने ये काम भी किया ब्रिटिशर्स ने। फिर आया 1854 में डाकघर अधिनियम के तहत सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा बंद कर दी गई। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। हालांकि इतने हाईलाइट नहीं हो पाई बट ये प्रॉब्लम्स तो थी। 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत भारतीयों को नौकरी में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है तथा भारतीय समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ये थोड़ा सा आप सुपरस्टिशन बोल सकते हो कि अगर आपने समुद्र पार कर लिया तो बस आप गए हो, है ना। तो आपकी कोई वैल्यू जो थे वो इंडियंस की नज़रों में ख़त्म हो जाती थी। तो समुद्र पार नहीं कर सकते आप, समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। लेकिन नौकरी का जो अधिनियम था, जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था, उसके अकॉर्डिंग ये आ गया कि आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। अब ये सब कारण जो है वो चल रहे हैं, है ना, धीरे धीरे पनप रहे हैं। जैसे आज आप देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, उससे पहले आप देखो 2001 में अटैक्स हुए, 2008 में हुए, फिर मुंबई में हुए, फिर उरी में हुआ। तो ये जो है, फिर पुलवामा अटैक हुआ, अब ये हुआ, पहलगाम वाला अटैक हुआ। ये सब भी तो कारण होते हैं। एकदम से कोई अटैक नहीं करता है, एकदम से इंडिया ने कभी भी स्टार्टिंग नहीं की। इंडिया नेवर स्टार्ट्स। और इंडिया ने, आप अभी भी देखो, अभी भी हमने उनके सिविलियंस पर कभी भी अटैक नहीं किया। हमने टेररिस्ट के जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन वो किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? सिविलियंस के ऊपर। तो इससे उनका जो सोच है वो पता चलती है। सिमिलरली उस टाइम पे आप ब्रिटिशर्स देखो, कोई एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब तात्कालिक क्या होगा, जैसे अभी तात्कालिक जम्मू और कश्मीर के अंदर जो लोग घूमने गए, वहाँ पे उनका धर्म पूछकर और उनको मारा गया, तो ये तात्कालिक कारण है। अगर उस टाइम पे 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण की बात करें, तो बाउंड बेस बंदूकों के स्थान पर, यानी कि बंदूक जो पहले चलती थी उनके स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाना था और उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था और वो आपको मुंह से मतलब ऐसे काट के और फिर यूज़ करना होता था। तो ये बात फैल गई कि ये जो है वो गाय की चर्बी का बना हुआ है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट सर्जेंट मेजर ट्यूसन, आई थिंक ट्यूसन ही है, की हत्या कर दी। ठीक है, ये नाम एक बार मैं थोड़ा वापस से कंफर्म करूंगी। ठीक है, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल, ये बात कब की है? 29 मार्च को ये शुरू होगा, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी जाएगी, यानी कि विदिन 10 डेज। आज देखो लोग इतना बुरा बुरा कर देते हैं, कितने कितने सालों केसेस चलते रहते हैं और कोई फांसी मिलने में, मतलब आप ये लगा लो, न्याय मिलने में इतना टाइम लग जाता है। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को देखो विदिन 10 डेज लटका दो, है ना, फांसी दे दो। 24 अप्रैल को मेरठ छावनी में 20 NI तथा 3 लाख के सैनिक फर्द चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया। ठीक है, ये सर्जेंट का नाम आप ध्यान रखेंगे, बाग सर्जेंट। फिर देखिए 10 मई 1857 को, 24 को मेरठ छावनी ने मना कर दिया, 10 मई को मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हो गई। मेरठ छावनी का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविट 11 मई 1857 को, क्रांति जो है, मतलब उस टाइम पे जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था? जनरल हैविट था। 11 मई को ये सब सैनिक नई दिल्ली पहुंच गए। 10 को आप देख सकते हो क्रांति की शुरुआत हो गई है, 11 को ये दिल्ली पहुंच गए हैं और 12 को बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। वही बहादुर शाह जफर जो कि बहुत एजड था, बैठे रहते थे रेड फोर्ट के आसपास, है ना, रेड फोर्ट में बैठे रहते थे, मुगल्स थे बेसिकली। तो उनको नया नेता घोषित कर दिया कि आपको कुछ बोलना नहीं, आपको बस बताया जा रहा है कि आप नेता हो, ठीक है, आपके नाम पे अब हम क्रांति करने वाले हैं।
ब्रिटिश पीएम थे पामस्टन। भारत के उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। क्रांति का स्थान दिल्ली। नेता बनाया गया बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती। अंग्रेज अधिकारी थे निक्सन हडसन। ठीक है, निक्सन हडसन नाम के पीछे पीछे देखो सन सन है ना, तो उस सन की बात है, 1857 की बात है। निकलसन लड़ता हुआ मारा गया, तो ये तो गया निकल लिया है ना, निकलसन तो लड़ता हुआ मारा गया। अब बात करते हैं अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन क्रांति कर रहा था। लखनऊ के अंदर थे बेगम हजरत महल, जिनको महक परी भी कहा जाता था। इनके खिलाफ थे कैंपबेल, नाम ध्यान रखिएगा, लखनऊ के अंदर कैंपबेल। बेटा बिरजिस कादिर अवध में क्रांति में जन विद्रोह का कारण बन गई थी। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ज़्यादा न कहानी नहीं है। तो लखनऊ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो कैंपवेल, ठीक है, और बेटा बिरजिस कादिर अवध में क्रांति में जन विद्रोह का कारण बन गई अवध की वजह से, और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। बेसिकली इनको देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि अवध को गलत तरीके से हड़पा गया है, तो जन विद्रोह हो जाता है, और उसके अंदर ये भी फिर पूरा पूरा पार्ट लेती हैं। बाद में ये नेपाल चली जाती हैं। ठीक है, तो आप ल वर्ड से याद रख सकते हो, है ना, थोड़ा याद रह जाएगा। लखनऊ में ला है, फिर कैंपवेल में ला है, और फिर ये नेपाल भी चली जाएंगी। ठीक है, तो बेगम हजरत महल। अब आ जाते हैं कानपुर नाना साहेब। ये भी इनके भी धुंधु पंत भी इनको बोला जाता था, उससे बिलोंग करते थे। कैंपवेल, इनके भी कानपुर कैंपवेल है ना, क्योंकि कानपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है, और आपका लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में ही है, तो कैंपवेल है वहाँ पर। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब भी नेपाल चले गए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी नेपाल चले गए, और बेगम हजरत महल भी कहाँ चले गई, नेपाल चले गई। तात्या टोपे भी नेपाल चले गए। अब झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने नहीं ये पोएम सुनी होगी या पढ़ी होगी। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर तराज तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। अपने दत्तक पुत्र, मतलब इनका खुद का नहीं था, अडॉप्टेड था, दामोदर राव को शासक बनाना चाहती थी, लेकिन डलहौजी ने मना कर दिया। डलहौजी ने कहा कि आप अडॉप्टेड चाइल्ड को आप साम्राज्य नहीं सौंप सकते, क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रही है। अगर हम ये ऐसे आपको अलाउड कर देंगे तो फिर कैसे आपकी ज़मीन छीनेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ प्रॉब्लम हो गई। हुर्रोज ने कहा रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। तो वो रोज़ रोज़ देखता था ना, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो किस तरीके से लड़ती थी अपने बच्चे को अपने पीछे कमर पर बांध के, तो वो रोज़ रोज़ देखता था। ठीक है, तो हुर्रोज रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे, कैंपवेल नाना साहब के टाइम पे, और बेगम हजरत महल के टाइम पे दोनों नेपाल चले जाएंगे। झांसी रानी वाली जो रानी है वो अपने आप को मार लेगी। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, तथा सिंधिया अंग्रेजों के पास चला गया, तथा लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ती हुई मारी गई। ठीक है, जगदीशपुर कुंवर सिंह, और इनके ऑपोजिट है विलियम ट्रेलर। ठीक है, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बिहार के अंदर जगदीशपुर जगह है, तो बिहार कुंवर ही होते हैं ना वहाँ पे, आप ऐसे याद रख सकते हो। और विलियम ट्रेलर याद मेरे ख्याल से तो रह जाएगा, है ना, मुझे तो ऐसा कुछ टफ लग नहीं रहा है। तो जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह और विलियम ट्रेलर। फिर बात करते हैं फैज़ाबाद। नाम आप देख सकते हो, फैज़ाबाद उर्दू शब्द है, तो मौलवी अहमद उल्ला शाह, रेनर्ड इसके खिलाफ होंगे। इन्हें डंका शाह भी कहा जाता था। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो रेनर्ड है ना, रेड अलर्ट था मौलवी अहमद उल्ला शाह पर। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान, बख्त खान, और ओपोजिशन में थे विंसेंट अय्यर। ठीक है, बरेली के अंदर ब व से आप याद रख सकते हो, है ना, ब देखो कुछ ऐसे ही वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, ब और व। ब से बरेली, ब से बहादुर खान, और व से विंसेंट अय्यर। इलाहाबाद के अंदर थे लियाकत अली, और ऑपोजिशन में थे कर्नल नील। ल से याद कर सकते हो, है ना, वही वर्ड आपको देखने हैं जो बोले जा रहे हैं। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली और कर्नल नील। ठीक है, ये भी आप ल से याद रख सकते हो। इलाहाबाद में ल, लियाकत अली में ल, कर्नल नील में ल। फतेहाबाद में अजीमुल्ला। एक्चुअली मैच MCQs आएंगे तो आपको
अगर आरएएस का पेपर देते हैं, यूपीएससी का देते हैं, तो आंसर राइटिंग करनी होती है। इसमें आंसर राइटिंग नहीं होगी, इन पेपर के अंदर आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो जहाँ भी आपको इलाहाबाद, लियाकत अली, कर्नल नील को आप अगर मैच द फॉलोइंग आ जाए तो आप कर सकते हो। फतेहाबाद अजीमुल्ला, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो था वो फैज़ाबाद था, ये जो था वो फैज़ाबाद था, दिस वॉज फैज़ाबाद, ठीक है। मौलवी अहमद उल्ला शाह, रेड अलर्ट, 50,000 का इनाम फैज़ाबाद के अंदर। और ये है आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद के अंदर अजीमुल्ला, ठीक है, फतेहाबाद के अंदर अजीमुल्ला। बड़ौत मथुरा के अंदर शाहूमल, बड़ौत मथुरा के अंदर शाहूमल। छोटा नागपुर गोनू, ठीक है, छोटा नागपुर गोनू, ये जो नाग है इसी वर्ड को अगर आप आगे पीछे कर लोगे, गा को पहले ले जाओ, ना को पीछे ले जाओ, ओ की मात्रा लगा दो तो गोनू। बड़ौत शाहूमल, तो बड़े होते हैं शाह लोग, है ना, ऐसे आप याद रख लो कि शाह बहुत बड़े हैं, तो बड़ौत शाहूमल। फतेहाबाद अजीमुल्ला, इलाहाबाद लियाकत अली, ठीक है, इलाहाबाद लियाकत अली, फतेहाबाद अजीमुल्ला, ठीक है, फतेहाबाद अजीमुल्ला। चलिए, हाँ जी, तो अब हम क्या कर रहे थे, क्रांति का स्वरूप यानी कि प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था। लॉरेंस सिले, सर सैयद अहमद खान, सैनिक विद्रोह, ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखने हैं। ये अलग अलग लोग हैं जो कुछ कुछ कहेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स क्या कहते हैं, सभ्यता व बर्बरता के बीच में संघर्ष था। ये देखिए, मैंने तो एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ी थी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, तो उसके अंदर इंग्लिश में थे लेकिन अब हिंदी में है। तो थोड़ा सा मुझे क्या है, पढ़ने में थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है। इंग्लिश के अंदर होता है तो मैं बड़े फास्ट रीड कर देती हूँ, लेकिन हिंदी के अंदर मुझे समय लगता है, क्योंकि देखो एक ऐसी लैंग्वेज जो आपने कुछ 5-6 साल से उसको पढ़ना सीखा है, क्योंकि पढ़ा तो है मैंने राजस्थान हिंदी को, राजस्थान जीके को भी हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो कमांड है वो बचपन से है और इसके अंदर अभी सीख रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी ये मुझे लग जाता है वर्ड्स पढ़ने में, लॉरेंस सिले, सर सैयद अहमद खान, सैनिक विद्रोह, तो कोई बेकार बात नहीं है। क्योंकि देखो अगेन हम भी ऐसी जगह काम करते हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है हर किसी को इंग्लिश आए। अगेन मैं बार बार बोलती हूँ, आप भी ऐसा पेपर दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का जिसके थ्रू आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ज़्यादातर रिच जो सोसाइटी है उसके बच्चे नहीं आते, गरीब बच्चे आते हैं, है ना, ज़्यादा अमीर बच्चे नहीं आते। तो उन बच्चों को इंग्लिश के अंदर पहली बात तो बुक्स भी आपको ज़्यादातर हिंदी में देखने को मिलेंगी। फिर आपको पढ़ाना भी उनको, क्योंकि हो सकता है आपको इंग्लिश में चलो महात्मा गांधी वाले स्कूल में भी मिल जाए, लेकिन आप अगर इंग्लिश में उनको पढ़ाएंगे भी ना तो उनको समझ नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझने में। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आप इंग्लिश मीडियम से हो लेकिन आप जहाँ पे जा रहे हो आप उसके अनुसार तो पढ़ो। तो अगर हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है, वैसे पर्सनली खुद मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे खुद 2017-18 में बहुत प्रॉब्लम आई थी हिंदी में पढ़ने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार पढ़ते हो तो आपको आदत हो जाती है। तो आप कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाओगे जो कि इंग्लिश में नहीं आपसे बात कर पाएंगे, इंग्लिश में बहुत कम बच्चे होंगे, अगर मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं तो हार्डली 5 या 6 बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में प्रॉपर सेंटेंस भी बना पाएंगे। तो इसीलिए आप हिंदी को लेकर चले, है ना, हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है खास करके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसीलिए आप देखो ज़्यादातर कोचिंग्स वगैरह हिंदी में ही होती है, क्योंकि आपको पढ़ानी ऐसी जगह है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है, आप इसको पॉजिटिव लें और अपने आउटकम्स के अंदर इसको बदलें। टी.आर. होम्स क्या कहते हैं, सभ्यता व बर्बरता के बीच में संघर्ष। अब इसकी थोड़ी थोड़ी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। घर के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ सभ्य लोग भी होते हैं, कुछ बर्बर लोग भी होते हैं ना, खास करके जहाँ जॉइंट फैमिली होती है तो एक संघर्ष चलता रहता है, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। एल्ला या रीज, ईसाइयों व धर्मांधों के बीच संघर्ष, है ना, तो LI तो एल संघर्ष हो रहा है किसके बीच में, ईसाइयों और धर्मांधों के बीच में। आउटरम और ट्रेलर इंग्लिश नेम्स हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है ये, ठीक है, आउटरम और ट्रेलर। बेंजामिन डिज़रेली राष्ट्रीय विद्रोह, है ना, तो बेंजामिन डिज़रेली क्या कहते हैं, ये राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी कि एक नेशनल आप बोल सकते हो क्रांति है।
बेंजामिन, है ना, बेंजामिन। तो बैन द राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिसरायली राष्ट्रीय विद्रोह। रमेश चंद्र मजूमदार क्या कहते हैं, मज़ा ही आ गया, ना पहला ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता संग्राम, कुछ नहीं बताया इन्होंने, ना ना ना, मज़ा ही आ गया, ठीक है, मजूमदार। सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह से प्रारंभ तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील, यानी कि शुरू तो हुआ था सैनिक विद्रोह से, लेकिन बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बदल जाएगा। तो सुरेंद्र नाथ, सुन लो ध्यान से, है ना, सुरेंद्र नाथ, तो सुनो ध्यान से, सैनिक विद्रोह से प्रारंभ होगा और संग्राम में बदल जाएगा। क्रांति की योजना, रंगोजी बापू, अजीमुल्ला। क्रांति के लिए 21 मई का दिन तय किया गया था, लेकिन हमने देखा कि मेरठ में 10 मई को ही हो गई थी। 11 मई को तो दिल्ली चले गए थे, 12 मई को तो बहादुर शाह जफर को बोल दिया था आप नेता हो। क्रांति के प्रतीक क्या थे, कमल का फूल और रोटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कमल का फूल और रोटी। परिणाम क्या रहेगा, परिणाम ये रहेगा कि 1858 में, एक सेकेंड, 1858 के अंदर भारत परिषद अधिनियम के अनुसार कंपनी का शासन समाप्त कर काउंट को दे दिया गया। ये काउंट नहीं है, क्राउन है ना, तभी मैं बोल रही हूँ हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्राउन यानी कि जो ये होते थे जैसे विक्टोरिया, है ना, तो इनको बोलते थे क्राउन, तो क्राउन को दे दिया, तथा डायरेक्टर ऑफ दे दिया गया, ऑफ डायरेक्टर तथा कोड ऑफ कंट्रोल। ये शायद कुछ वर्ड्स में गड़बड़ हो गई है, देखो एक्चुअली दो होते थे, एक होता था क्राउन जो वहीं इंग्लैंड से बैठे बैठे बात बताते रहता था, फिर ये कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जिनको ये काम करने के लिए भेजते थे। तो ये जो थे ना बोर्ड ऑफ मतलब डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, यानी कि जो दो चीज़ें बनी हुई थी उसको समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जिसकी सहायता के लिए जो 15 सदस्य थे उनकी भारत परिषद बनाई गई, जिसका कार्यालय इंडिया हाउस कहलाता था, जिसके सभी खर्चे भारत सरकार द्वारा दिए जाते थे। क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की थी, इसलिए सेना प्रतिलोतोलन की नीति अपनाई गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपियन सैनिक व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 था, यानी कि एक भारतीय सैनिक है, अब आधा तो हो नहीं सकता ना, और यूरोपियन तो एक यूरोपियन है तो भारत सैनिक 2। बॉम्बे और मद्रास में 1:3 कर दिया गया था, ठीक है, बंगाल में 1:2, बॉम्बे और मद्रास में 1:3। सिख व गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई तथा सामरिक महत्व वाले स्थानों पर यूरोपियन की नियुक्ति की जाती थी। 1858 की महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कहा गया कि ब्रिटिश महारानी के समस्त प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा योग्यता को प्रशासन का आधार बनाया जाएगा, इसलिए 1861 में सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया। प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। सुरेंद्र नाथ ने क्या कहा था, सुनो ध्यान से, है ना, क्रांति से शुरू होगी और स्वतंत्रता संग्राम में बदलेगी, 1857। मजूमदार ने क्या कहा था, ना तो ये क्रांति है ना ये कोई स्वतंत्रता संग्राम में, कुछ भी नहीं है, मज़ा ही नहीं आया। तो रमेश चंद्र मजूमदार, द स्पॉय मुटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अशोक मेहता इज़ अ ग्रेट रिबेलियन, ऐसे आप याद कर लेना। वी.डी. सावरकर हमने पढ़ाई है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सैयद अहमद खान, द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, कारण, ठीक है। चलिए, तो ये अपने हो गए 9 टॉपिक्स। अब बस एक टॉपिक बचा है, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, जिसके लिए 2 वीडियोज़ आएंगी, एक में ये पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो 2 वीडियोज़ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, बाकी इंडियन हिस्ट्री चैनल पर अपलोडेड है, आप देखिए। अगर आपका जीके वीक है, फिर वीक नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट हिंदी में भी करा रहे हैं, इंग्लिश में भी करा रहे हैं, आप चैनल को ज़रूर देखिए और शेयर भी करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।